प्यारे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट की पहली वाली वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देखा। हमने फंडामेंटल आइडिया देखा। हमने ये देखा कि काउंट करने के लिए मोल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं दर्जन की, तो एक दर्जन मतलब इसमें 12 एंटिटीज होंगे, मतलब कि 12 चीज़ें होंगी। जैसे हम आपसे बोले कि 36 एप्पल ले आओ, तो कितने दर्जन एप्पल हो गए? 3 दर्जन एप्पल तुम लाए। और हम तुमसे बोले कि इतने इस नंबर के एप्पल ले आओ, तो कितने हो गए? ये कितने हो गए? ये हो गए 1 मोल एप्पल। समझ रहे हो? तो ये क्वांटिटी है मोल, जिसको हमने बोला कि इतने जो नंबर की एंटिटीज होगी उसको एज अ होल, एक एज अ ग्रुप, एक मोल बोलोगे। लेकिन ये जो क्वांटिटी है 6.02 10 to raise to power 23 एवोगैड्रो नंबर है। पिछले वाले लेक्चर में बताया था, फिजिकल केमिस्ट्री के पहले वाले लेक्चर में। तो ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही माइन्यूस्कुल चीज़ों को मेजर करने के लिए उपयोग में आती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैंने बोल तो दिया कि 1 मोल एप्पल ले आओ, लेकिन असल में पूरी दुनिया में 1 मोल एप्पल नहीं होंगे। तो ये जो क्वांटिटी है मोल, ये काउंट करने के लिए यूज़ तो होती है, लेकिन बड़ी चीज़ों को नहीं, बड़ी चीज़ों को नहीं, बहुत ही माइन्यूस्कुल चीज़ों को, आयंस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, और भी जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे, जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते जिन्हें, तो उनको काउंट करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही मजाक चीज़ें थी पिछले वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कस करी। 9th और 10th में भी अगर किसी ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उससे फिर से रिवाइज हो गया होगा कि उसने क्या पढ़ा। 9th में वैसे पढ़ा देते हैं मोल कॉन्सेप्ट अच्छे स्कूलों में, ठीक है। आज से जो मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जाएंगे वो हकीकत में 11th का मोल कॉन्सेप्ट होगा। वो यूज़ होगा स्टोइकियोमेट्री में, वो यूज़ होगा यूडियोमेट्री में, वो यूज़ होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट में। ये सब पढ़ोगे अभी आगे चल के मोल कॉन्सेप्ट में। तो ये जो लेक्चर है आज का, यहाँ से हम शुरू करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, ठीक है। सबसे पहले आज बात करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अभी जो मोल हमने देखा वो इन टर्म्स ऑफ नंबर था कि एप्पल ले आओ, इतने एप्पल ले आओ। तो इतने एप्पल कितने हैं? 1 मोल एप्पल है। ये एक इन टर्म्स ऑफ नंबर है कि इतने एप्पल माने 1 मोल एप्पल। इन टर्म्स ऑफ नंबर है। इन टर्म्स ऑफ मास कैसे लिखेंगे इसको? जैसे कोई एटम है, मान लो ऑक्सीजन ही ले लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास पता है? इसका मॉलिक्यूलर मास पता है? इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 32 AMU। ये कैसे आया? 32 क्या है? इसका मास नंबर, और ये AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ये सब पिछले वाले लेक्चर में बताया था, तो उससे जरूर देख लेना अगर ये समझ में नहीं आया। 32 AMU, 32 AMU इसका मास है, मॉलिक्यूलर मास है इसका। ये मॉलिक्यूल है। एटम अगर लिखना होगा तो O लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को तुम सूंघ रहे हो, तो वो इस फॉर्म में ना होकर इस फॉर्म में होगा। और ये डाई एटॉमिक है, इसमें 2 एटम होने चाहिए इसके मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब बात करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। जैसे हमने बोला तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास जब हम बोलेंगे मेरे बच्चों, मोल इन टर्म्स ऑफ मास जब हम बोलेंगे मेरे बच्चों, तो इसका मतलब ये है
कि एक मोल का मास क्या होगा। एक मोल का मास क्या होगा, जैसे हमें ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास पता है 32 AMU। 32 AMU। तो मैंने बोला एक मोल का मास कितना होगा, ये तो एक एटम एक मॉलिक्यूल का मास है, तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इनका मास क्या होगा, ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है, इतने का मास क्या होगा, बहुत आसान है, 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक का पता था मॉलिक्यूलर मास, मैंने पूछा इतने का मास क्या होगा, तो हमने 32 इंटू ये कर दिया। बहुत ही आसान गणित है। ठीक है, ये बताइए कि ये जो 32 है ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, चलो मान लिया ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, पर हमें ग्राम में चाहिए। जो मोलार मास है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मोलार मास। मोलार मास मतलब वही जो अभी बताया, एक मोल का मास। तो जो मोलार मास है वो हमें ग्राम में चाहिए, तो वो ग्राम में कैसे लिखेंगे, हमें पता है ये जो एक AMU है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर मास है हमने AMU में लिया है, तो जो एक AMU है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.022 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये पिछले वाले वीडियो में हमने डेरिवेशन से निकाला था कि एक AMU की जो वैल्यू है वो 1.022 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। वैसे हमने किलोग्राम में निकाला था, लेकिन इंटू 1000 करोगे तो -24 ग्राम। खैर वो भूल जाओ, अभी इतना समझ लो, एक AMU की वैल्यू 1.022 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये 32 AMU है, जैसे एक AMU की वैल्यू ये, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 32 इंटू 1.022 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कुछ 1 के आसपास आनी चाहिए, तो हम 1 ले लेंगे इंटू 32 इंटू 1 क्या 32, तो 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम पर मोल जो है ये इसके एक मोल का मास है, मतलब कि हमें एक मॉलिक्यूल का मास पता था 32 AMU, और हमें एक मोल का मास निकालना था, मतलब कि इतने मॉलिक्यूल का मास निकालना था। तो हमें एक का पता था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये जो एक मॉलिक्यूल का मास है ये AMU में है, और हमें ये भी पता है कि एक AMU बराबर इतने ग्राम। हमने सॉल्व किया, कुछ 1 आई वैल्यू, और ये 32 ग्राम पर मोल। तो 32 ग्राम पर मोल, इसे देख रहे हो 32 ग्राम पर मोल, ये तो इसके ही बराबर है। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यूनिट की बात नहीं कर रहा। ये 32 और ये 32, तो मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके मॉलिक्यूलर मास की AMU में अगर लिखें तो वो भी 32, और अगर इसके एक मोल के मास की हम बात करें, एक मोल में जो मास होगा, जो मोलार मास, तो वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू 32। ठीक है, और यही 32 क्या है, यही इसका मास नंबर है। देखो एक ऑक्सीजन कैसे लिखा जाता है, मास नंबर क्या है उसका 16। तो 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ लिखे, 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ लिखे, तो हमने यहाँ लिखा एक और ऑक्सीजन यहाँ पे अगर लिखा तो ये क्या है O32, मतलब मास नंबर इसका क्या होगा 32। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि जो मास नंबर है किसी भी पदार्थ का, जो मास नंबर है, चाहे वो मॉलिक्यूलर स्टेट में हो या फिर वो एटॉमिक स्टेट में हो, उसका जो मास नंबर है वही उसके
जो मोलर मास है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मतलब जब आप O2 के मास नंबर को पहचान जाओगे 32, तो ये 32 पहचानते से ही आप बोलोगे कि इसका जो मोलर मास है, एक मोल का मास जो है वो 32 ग्राम पर मोल होगा। बात खत्म, 32 ग्राम पर मोल होगा। और अगर आपसे पूछें इसी प्रकार से, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, N2 की बात करें, या नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, जो मास नंबर है वो है 14। 14 देखते से ही हमें पता चल गया कि इसका जो मोलर मास है वो होगा 14 ग्राम पर मोल। ठीक है। और जैसे आपसे बात करें सल्फर की, सल्फर का जो मास नंबर है वो है 32। तो ये 32 देखते से ही हमें समझ में आ गया कि इसका जो मोलर मास होगा, उसके एक मोल का मास होगा वो होगा 32 ग्राम पर मोल। और जैसे आपसे बोले कार्बन, कार्बन का मास नंबर है 12। तो ये 12 देखते से ही मुझे समझ में आ गया कि जो एक मोल का मास है वो होगा 12 ग्राम पर मोल। ठीक है। ऐसी बहुत तमाम सारे एग्जांपल ले सकते हैं। हाइड्रोजन का और ले लो, H2। एक हाइड्रोजन की मास नंबर क्या है? 1। तो 2 का क्या होगा? 2। 2 अगर मास नंबर है तो मोलर मास क्या होगा? 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। एक चीज और समझ लो, किसी पदार्थ की अगर क्वांटिटी दे रखी है, किसी एलिमेंट की अगर क्वांटिटी दे रखी है कि मेरे पास नाइट्रोजन है 8 ग्राम, 8 ग्राम नाइट्रोजन है मेरे पास, तो मुझे ये बताओ कितने मोल नाइट्रोजन है मेरे पास। मेरे पास अगर नाइट्रोजन की संख्या 8 ग्राम है, जो नाइट्रोजन का जो वेट है वो 8 ग्राम है, तो उसके कितने मोल्स हैं यहाँ पर, कितने मोल नाइट्रोजन मेरे पास है। तो देखो, जैसे दर्जन की अगर बात करें फिर से, 24 ग्राम अगर कोई चीज है, मान लो 24 ग्राम केला है, 24 ग्राम अगर केला है, तो मुझे बताओ कितने दर्जन केला है। तो तुम बोलोगे 2 दर्जन केला है। तो यहाँ क्या किया, ये जो 24 ग्राम है इसको 12 से डिवाइड कर दिया, 12 में इसको कैटेगराइज कर दिया, इसको 12 में डिवाइड कर दिया, तो तुम्हें कुछ वैल्यू आई। क्या हो गया, तो तुम्हें कुछ वैल्यू आई 2 दर्जन। ठीक है, वैसे ही यहाँ करेंगे, वैसे ही यहाँ करेंगे। नाइट्रोजन दे रखा है हमें 8 ग्राम, इसमें कितने मोल है। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होगा, नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होगा, जो उसके 1 मोल का मास है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें अगर मोल्स निकालने हैं, इतना मास हमें दे रखा 8 ग्राम, तो उसमें पूछ रहा है वो कि कितने मोल नाइट्रोजन है, तो उसके 1 मोल का मास अगर पता होगा, 1 मोल का अगर मास पता होगा तो हम निकाल सकते हैं कि कितने मोल्स हैं। ठीक है, 1 मोल का मास क्या है, नाइट्रोजन का मास नंबर क्या होता है? 14। तो मतलब 14 उसका मोलर मास है। 8 को 14 से बढ़वा दो तो 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, तो ये कुछ आ गए 4/7 मोल्स। दिस इज योर आंसर, 4/7 मोल्स। ये है बहुत सिंपल चीज़, लेकिन इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें फॉर्मूला मिला कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है किसी पदार्थ के या किसी मिक्सचर के, किसी कंपाउंड के, तो उसके मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए,
तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे इस केस में 4/7 मोल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इलेवेंथ में मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अनुयायियों, 11th में एक बहुत लंबा चैप्टर है गैसियस स्टेट का। करीब करीब 1 महीना लग जाता है उसको अच्छे से क्रक्स तक उसके पहुंचने में। गैसियस स्टेट, आइडियल गैस की उसमें बहुत बातें होती हैं और उसमें एक बहुत प्यारी एक इक्वेशन है फॉर आइडियल गैस। और आइडियल गैस बहुत प्यारी इक्वेशन है, PV बराबर nRT। PV बराबर nRT। इसमें ये P क्या है? प्रेशर exerted on gas। इसमें V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। लेकिन ये टेम्परेचर होना चाहिए इन केल्विन। बहुत प्यारी इक्वेशन है, यहाँ समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो लिखते हैं PV बराबर nRT। P is pressure exerted on gas, V is volume of gas, N is number of moles of gas, R is universal gas constant, T is temperature of gas in Kelvin। तो PV बराबर nRT। इसका जो डेरिवेशन है मोल कॉन्सेप्ट में हमें काम नहीं आएगा, लेकिन ये जो इक्वेशन है हमें मोल कॉन्सेप्ट में बहुत यूज होगी, तो इसे अभी समझ लो। PV बराबर nRT, अगर कोई गैस इस रिलेशन को फॉलो करती है PV बराबर nRT को, तो वो एक आइडियल गैस। कैसे है वो? गैसियस स्टेट में भी पढ़ेंगे। अभी मोल कॉन्सेप्ट में हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, तो इसको PV बराबर nRT को समझ लो अच्छे से। प्रेशर बता दिया, वॉल्यूम भी बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स RT। R के बारे में जान लो। ये PV बराबर nRT में जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी बस वैल्यू अभी याद रख लो मेरे बच्चों। इसकी बस वैल्यू अभी हमें याद होनी चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के लिए, जो कि है 0.08201। इसकी यूनिट से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हमें बस ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर है हमने बोला था वो इन केल्विन होना चाहिए। अभी जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ जो, सीधा सीधा याद कर लो। नहीं, सीधा सीधा याद कुछ नहीं करना होता है हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अभी क्योंकि हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी डिटेल की, अभी हमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो अभी लेकिन फिर भी यूज़ होता है सवालों में, तो क्या करें, बताना पड़ रहा है। इसलिए अभी जो चीज़ बता रहे हैं उसे समझ लो, बाकी जो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो आने वाले वीडियोस में बता देंगे। तो T केल्विन में होना चाहिए, पर हमें कोई टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दे दिए 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा 300 केल्विन। तो केल्विन में होना चाहिए टेम्परेचर, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस अगर दिया है, सेल्सियस में अगर कोई चीज़ दी है, उसको 273 केल्विन में प्लस कर दो तो केल्विन की वैल्यू आ जाएगी उसी सेम टेम्परेचर के लिए। ठीक है, P बराबर प्रेशर
exerted on gas, V is volume of gas, N is moles of gas, R is universal gas constant, and T is temperature, provided temperature is in Kelvin. ठीक है। जरा आगे की बात मैं देख लूँ और क्या बतानी थी आपको। मैं लिख के लाया हूँ क्या क्या आज के पॉइंट्स हैं। क्या बताना था आपको, ये तो बता ही दिया था। एलिमेंट और कंपाउंड तो पहले वाले में ही बता दिया था। क्या बताना था आगे? मोल परसेंटेज हमें बताना था, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लो, पीवी बराबर है एनआरटी में अगर हमें डेंसिटी निकालनी है गैस की, डेंसिटी वैसे होती क्या है? मास बाय वॉल्यूम। अगर हमें डेंसिटी निकालनी है किसी गैस की तो वो कैसे निकालेंगे? इसमें वॉल्यूम तो है लेकिन कुछ रिलेशन लग नहीं रहा, मास नहीं है क्योंकि। तो क्या करेंगे, ये क्या है? एन, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास। तो पी वी बराबर एन की जगह मास को अगर एम लिख दें या मास को अगर डब्ल्यू लिख दें वेट, और मोलर मास को अगर एम लिख दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास है, ये वॉल्यूम है, डब्ल्यू अपॉन वी चाहिए मुझे, तो क्या लिख देंगे इसको? पी एम बाय आर टी बराबर डब्ल्यू बाय वी। ठीक है। तो ये डब्ल्यू वी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। और ये मास बाय वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी। ठीक है, इतना उतार लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। डेंसिटी हमें बहुत बार निकालनी होगी गैसों की, तो इसे उतार लीजिए। चलिए, उतार लिया होगा। अभी तक जो पढ़ा, अभी तक जो भी पढ़ा उसके हिसाब पे क्वेश्चन हमें करके बताओ। मैं लिखता हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। अच्छा, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 540 milliliter of H2O in liquid provided density of water is 1 gram per ml। ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 540 ml ऑफ H2O, लिक्विड में जो है मतलब पानी, प्रोवाइडेड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मोल, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हें दे दी है, फिर 540 ml ऑफ वाटर है और H2O है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ।
ट्राई करके देखो, फिर हम बताएंगे। चलो बहुत ट्राई कर लिया, बहुत 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 ट्राई कर लिया। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 540 ml ऑफ H2O। डेंसिटी मुझे दे रखी है। डेंसिटी क्या है? मास W। W जहाँ लिखूंगा मतलब मास, क्योंकि मास और वेट को एक ही तरह ट्रीट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। W मतलब मास, और डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के लिए मुझे मास चाहिए एक तो, और मोलर मास चाहिए। मोलर मास तो निकाल लेंगे, H2O का मॉलिक्यूल दे रखा है, हमें मास नंबर इनके पता है H2 के और O के, तो वो तो निकाल लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे H2O ये कितने ग्राम है, इसका मास क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तुम बोलोगे ये दिया तो है 540 ml मास, ये मास नहीं है, लीटर। लीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है, समझ रहे? लीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है। हमें मास चाहिए, मास ग्राम में लेंगे हमेशा, या अगर किलोग्राम में है तो भी ग्राम में लेंगे। ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मोलर मास। तभी यूज हम कर सकते हैं जब हमें मास पता हो, ठीक है, और वो मास भी ग्राम में होना चाहिए। ये मास नहीं है, ml, लीटर, ये सब जो है ये वॉल्यूम की यूनिट्स हैं, समझ रहे हो? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो इसे ऐसे समझ लो कि जैसे कोई कप है, इसके जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमें विड्थ इसकी पता होनी चाहिए, ये भी एक लेंथ है। हमें इसकी हाइट भी पता होना चाहिए, ये भी एक लेंथ है, ठीक। और हमें इसका कैपेसिटी भी मालूम होनी चाहिए, मतलब वही वॉल्यूम, समझ रहे हो? तो ऐसी तीन चीजें हैं जिनके मेल से हम वॉल्यूम को बताते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो लीटर या मिलीलीटर में लिखा जाता है। वैसे बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस बात में, अभी यही समझ लो कि लीटर एक यूनिट है वॉल्यूम के लिए, उसे आप मास मत लेना कभी। क्वेश्चन पे वापस आए, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम, यहाँ पुट कर दो, मास निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है 540, 540 को उधर ले जाओ तो 540 ग्राम मास आ गया हमारे पास। तो 540 ग्राम ऑफ H2O, 540 ग्राम ऑफ H2O। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास इसका क्या होगा? 18 होगा। ये आ गए मोल्स। H2 देखो ना, H का मास नंबर है 1, ऐसे 2 लिए H, तो मतलब 2 मास नंबर, और ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो ये 16, 16 प्लस 2 कितना? 18, ये मास नंबर होगा। तो ये हमने निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 × 8, 8 3 था, 30 मोल्स। 30 मोल्स हमारे पास इस सैंपल में थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे देखें, अगर कोई अगला क्वेश्चन है तो
नोट कर ले, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। कर लिया। क्या है अगला क्वेश्चन? 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा, कह रहा है 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस contains atoms of S and O। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? occupies 5.6 liter at 1 atm and 273 Kelvin। ठीक है, और क्या है? अच्छा, कह रहा है कैलकुलेट इट्स मोलर मास। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स एटम्स ऑफ एस एंड ओ, ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। ये 1 atm क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो आपकी इक्वेशन थी PV बराबर nRT, इसमें जो P ये प्रेशर है और 1 atm भी एक प्रेशर की यूनिट है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये भी एक प्रकार का प्रेशर है। इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि लिखा भी है आइडियल गैस, और ये आइडियल गैस लॉ है कि PV बराबर nRT, तो हम इसमें ये क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या मांगा है इसमें वो समझ लें। 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट 1 atm and 273 Kelvin। कैलकुलेट इट्स मोलर मास। मोलर मास, मोल का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाय मोलर मास। मोलर मास चाहिए, मास दे रखा है 20 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स और पता चल जाए, नंबर ऑफ मोल्स और पता चल जाए तो मोलर मास हम निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे PV बराबर nRT से, PV बराबर nRT से। ठीक है, प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 1, वॉल्यूम 5.6, एन भी तो निकालना है, आर का है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो है 0.08201, तो टेम्परेचर क्या दिया है 273 केल्विन। निकल गया यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन जेईई मेंस और एडवांस में मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो फील्ड क्या है इस क्वेश्चन की? इसने बोला 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। वैसे ये चीज़ काम में हमारे आई नहीं कि सल्फर और ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो मैंने देखा कि यहाँ 5.6 लीटर वॉल्यूम दिया है, 5.6 लीटर वॉल्यूम दिया है, और 1 atm प्रेशर भी दिया है, और 273 केल्विन टेम्परेचर भी दिया है, आइडियल गैस भी है, तो PV बराबर nRT निकाल सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि ये मांग क्या रहा है, ये मांग रहा मोलर मास। फिर मैंने याद किया कि मोल्स और मोलर मास को रिलेट करने वाली कोई चीज़ पता है मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाय मोलर मास। इसमें मास मुझे पता है, नंबर ऑफ मोल्स और आ जाए तो मोलर मास आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। फिर मैंने याद किया कि PV बराबर nRT है, तो यहाँ वैल्यूज रखते गए, यहाँ से n की वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, जो कि तुम्हारा काम है, जेईई मेंस और एडवांस में तुम्हें करना है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नई चीज़ इसमें क्या समझ में आई? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कोई क्वेश्चन देखें हम?
और कुछ अगर लाए हूँ अगर नहीं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब वेट परसेंट, अच्छा वेट परसेंट भी तो लाया था मैं। वेट परसेंट, वेट परसेंट की अगर हम बात करें, वेट परसेंट क्या है? जैसे कि कोई कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है, और ये मिक्सचर सल्फर और ऑक्सीजन का है। इसमें मुझे दे दिया सल्फर है 14 ग्राम, ऑक्सीजन है मान लो 12 ग्राम, ठीक है। टोटल जो मिक्सचर का वेट है, टोटल जो मिक्सचर का वेट है वो है 26 ग्राम। तो मुझसे ये चीज़ें बताई कि एक मिक्सचर है, उसमें सल्फर 14 ग्राम है, ऑक्सीजन 12 ग्राम है, टोटल मास 26 ग्राम है। तो ये बताओ कि सल्फर कितने परसेंट है, इस मिक्सचर में सल्फर कितने परसेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सल्फर का वेट है उसको डिवाइड कर दो जो टोटल वेट है 26 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अरे परसेंट में बदलने के लिए 100 से ही तो मल्टीप्लिकेशन किया जाता था। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लो, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6। तो इतना परसेंट सल्फर इसमें होगा, ठीक है। इससे हमें बहुत बढ़िया फॉर्मूला मिला वेट परसेंट। वेट परसेंट क्या है? या इसको हटा दें, वेट ऑफ सब्सटेंस, टोटल वेट इंटू 100। समझ गए? मतलब वेट परसेंट ये कि कोई मिक्सचर अगर है उसमें हमें पता है कि कितना ग्राम क्या है, तो हमें ये बताना है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ उसमें कितने परसेंट है। जैसे सल्फर कितना परसेंट था इस मिक्सचर में, तो उसके वेट को उसी के मिक्सचर के टोटल वेट से डिवाइड कर दो इंटू 100। ऐसे ही तो परसेंटेज निकाली जाती है। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका था? इंटू 100। बात समझ लो भाई। 23% ये कैसे आया 100 में से? ये कैसे आया? मतलब 23 पार्ट्स ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। टोटल 100 था और इंटू 100 किया, 100 का ही था क्योंकि चीज़ तो 23%। ऐसे तो परसेंटेज निकाले जाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला हमारे पास आया वेट परसेंट का, लिख लो इसे। ऐसे मोल परसेंट भी हम निकाल सकते हैं। मोल परसेंट, जैसे उसी मिक्सचर की अगर बात करें, अगर उसमें बोल दे कि सल्फर के मोल्स हैं 2 मोल्स, ऑक्सीजन के मोल्स हैं 4 मोल्स, टोटल मोल्स क्या है 8 मोल। तो बताओ सल्फर के कितने परसेंट मोल्स हैं इस मिक्सचर में। तो क्या करेंगे, सल्फर के जो मोल्स हैं डिवाइडेड बाय जो टोटल मोल्स हैं 8 इंटू 100। तो 2 1 2, 2 4 8, 25%। 25% सल्फर के मोल्स है। इससे हमें यही एक फॉर्मूला मिला कि मोल परसेंट
इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की आपकी परसेंट निकालनी, मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों टोटल मोल्स। इस मिक्सचर में टोटल मोल्स कितने हैं इनटू 100। ठीक है, ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। नोट कर लें इसे, फिर देखें और क्या क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में लाया हूँ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 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 हाँ, लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन मुझे मिला है, क्या कह रहा है? मिक्सचर कंटेन्स 8 ग्राम। ओके, अच्छा, ये कह रहा है ए मिक्सचर कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ए। ये ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एक मिक्सचर है जिसमें ए एलिमेंट की जो मास है वो 8 ग्राम, और क्या है, अच्छा, और दिया है कि मोलर मास ऑफ ए इज 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसी मिक्सचर में, ये पहली चीज होगी, और इसी मिक्सचर में 16 ग्राम ऑफ बी पदार्थ, बी एलिमेंट 16 ग्राम, और इसका जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ बी वो है 20 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन है। क्या पूछ कर रहा है? अच्छा, कह रहा है कैलकुलेट मास परसेंट एंड मोल परसेंट। मास परसेंट और मोल परसेंट हमें निकालना है। कोई ए और बी पदार्थ हैं किसी मिक्सचर में, भगवान जाने कौन है, उनका वेट हमें दिया है, मास दिया है उनका, हमें उनका मोलर मास भी हमें दिया है। ठीक, तो मास परसेंट तो मुझे यहीं दिख रहा है, 8 + 16 क्या है, 24। किसका निकालना था? बी का निकालना था। मास परसेंट एंड मोल परसेंट ऑफ बी। तो अभी हम मास परसेंट निकाल लें, तो बी का वेट क्या है, 16 इंटू 100, दो 200/3। इसे और सिंप्लीफाई कर लें, बच्चों की तरह कैलकुलेशन हो रही है यहाँ, ताकि सबको समझ में आए। तो ये कुछ 66.66% कुछ आएगा। इसका मास परसेंट तो निकल गया। अब इसका मोल परसेंट वो पूछता है, तो मोल निकालना पड़ेगा हमें पहले। ए और बी के मोल क्या है, मोल्स ऑफ ए, उसी नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बटे मोलर मास कर देंगे। तो मास है 8 ग्राम, ए का अगर निकालें मोल्स ऑफ ए, तो मास है 8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास है 16, 8 में 8 to the 16, तो 0.5 मोल्स। मोल्स ऑफ
बी, मोल्स ऑफ बी, इसमें मास है बी का 16 और मोलर मास है 20। इंटू 100। नहीं, यहाँ तो मोल्स निकाला ना। हाँ, तो 4/5 मोल्स। ठीक है, तो मोल्स ऑफ बी आ गया और मोल्स ऑफ ए आ गया। तो पूछ रहा है मोल परसेंट ऑफ बी। मोल परसेंट ऑफ बी एम ए अगर लिख दें यहाँ तो वो है 0.5। एम बी अगर लिख दें, ये मतलब मोल्स ऑफ बी लिख दें 4/5। तो मोल परसेंट ऑफ बी वो पूछ रहा है, मतलब 4/5 अपॉन में 0.5 को 1/2 प्लस 4/5 इंटू 100। इसे आप कैलकुलेट करो, मुझे लगता है ये 10 आना चाहिए। ये आ गए आपके मोल्स परसेंट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ठीक है। अब कह रहा है H2SO4 में इन H2SO4 कैलकुलेट weight percent of H, S and O। ठीक है, कैलकुलेट वेट परसेंट ऑफ H, S एंड O। यार खुद ट्राई करके देखो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत ट्राई कर ली। हाँ, कैलकुलेट वेट परसेंट ऑफ H, S एंड O। वेट परसेंट पता है हमें, वेट ऑफ सब्सटेंस पर टोटल वेट, या यहीं रख दें इसको। वेट परसेंट हमें पता है, वेट ऑफ सब्सटेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट निकालें पहले तो। H2SO4 का टोटल वेट निकालें। H2SO4 का टोटल वेट होगा 2 32 64 तो 64 प्लस 34 तो 98 ग्राम। कैसे आया ये? हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है? 1, और ऐसे 2 हाइड्रोजन है हमारे पास H2SO4 में, तो 2, ये हाइड्रोजन का वेट हो गया। सल्फर का मास नंबर है 32, तो मास ऑफ, ये मोलर मास है बाय द वे, कि हमें कोई और चीज़ इसमें दी नहीं, बस एक H2SO4 दे के, एक मॉलिक्यूल दे के हमसे ये सब चीज़ें पूछ ली, तो हम उसको मोलर मास एज्यूम करेंगे। तो जो सल्फर है उसका जो मोलर मास है
वो है 32। क्यों? क्योंकि मास नंबर 32 है। तो ये सल्फर का जो मोलर मास है 32। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, क्योंकि मास नंबर है 16। और ऐसे 4 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 4 64। तो ये है ऑक्सीजन का मोलर मास। तीनों को ऐड कर दिया तो 98 ग्राम टोटल मास ऑफ H2SO4। अब हमें पर्टिकुलरली हाइड्रोजन का चाहिए वेट परसेंट। तो हाइड्रोजन का वेट क्या है? 2। तो 2 बाय 98 इंटू 100, 2 1 जा 2 2, 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो ये आ गया 100 बाय 49%। आगे आप कैलकुलेट करो। वैसे ही सल्फर का चाहिए, पर्टिकुलरली सल्फर का चाहिए। सल्फर का वेट क्या है? 32 बटे 98 इंटू 100। यहाँ से आप आगे निकाल लो। वैसे ही ऑक्सीजन, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का चाहिए। ऑक्सीजन का क्या है वेट? 64 अपॉन में 98 इंटू 100। ठीक है, ये भी वही है 1600, 49%। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, मूल कॉन्सेप्ट में एक बार में इसे प्रवचन की तरह देख लोगे तो नहीं समझना है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। नरेंद्र अवस्थी किताब के मुझे लगता है अच्छे हैं क्वेश्चंस। लेवल 1 से शुरू करो, और कंसेप्ट में अगर दिक्कत आ गई तो फिर से देखो और खोजी बनो। थोड़े खुद खोजो कि चीज़ कैसे आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा मेरे से तो खोजो, खुद से खोजो। और वो जब खोज का जब पता लगाओगे तो वो ज़िंदगी भर याद रहता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई आज। अब अगले इसका जो लेक्चर होगा 3rd, उसमें एवरेज मोलर मास हम देखेंगे। तब तक के लिए मज़े उठाओ इन 2 लेक्चर्स के। ठीक है, बाय।